हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो यदि आपने ट्वेल्थ केमिस्ट्री में अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा, आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा, तो जुड़िए हमारे टॉपर क्रैश कोर्स से। इस टॉपर क्रैश कोर्स में आपको क्या मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ क्वेश्चन भी हम क्या करने कराने वाले हैं। और सारे चैप्टर का क्या करेंगे हम, वन शॉट, वन वीडियो, वन लेक्चर, टू लेक्चर, एक दो लेक्चर में क्या करेंगे, सारे चैप्टर को क्या करेंगे हम खात्मा करने वाले हैं। तो हमने एक चैप्टर पढ़ लिया इसमें हमने इस मिशन बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए टॉपर क्रैश कोर्स में हमने क्या किया, एक चैप्टर जैव अणु पढ़ लिया है। हमने क्या किया, जैव अणु को क्या किया, हमने कंप्लीट कर लिया है। तो एक चैप्टर हमने इसमें क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद हम आज पढ़ने वाले क्या, डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व, डी और एफ ब्लॉक के क्या है तत्व को हम क्या करने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं। जो अब तक कुछ नहीं पढ़ा उसके लिए, तो जिसने अब तक कुछ नहीं पढ़ा, जिसे डर लग रहा है कि क्या आ जाएंगे एग्जाम में फेल हो जाएंगे, तो उसके लिए क्या है, बहुत ही शानदार टॉपर क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है। तो इस क्रैश कोर्स से जुड़िए और इसके बाद हम जल्दी क्या कर रहे हैं, रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। उस रिवीजन सीरीज से जुड़ेंगे, आपको 70 में 70, केमिस्ट्री में 100% गारंटी देते हैं। यदि आप क्या करें, इस टॉपर क्रैश कोर्स से जुड़ते हैं तो आपको 50 नंबर तो क्या होंगे, 70 में तो 50 की क्या है गारंटी है। 70 में 50 नंबर आपको मिल जाएंगे। और क्या करेंगे, रिवीजन सीरीज से जुड़ जाएंगे तो आपको आएगा 70 में 70, नहीं तो 65 प्लस तो नंबर आपको हम क्या करेंगे, दिलाने की गारंटी देते हैं इस टॉपर क्रैश कोर्स और रिवीजन सीरीज से। तो आइए शुरुआत करते हैं समय न बर्बाद करते हुए। तो डी कक्षक में क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण क्या क्या होते हैं। डी कक्षक में क्या होते हैं, अयुग्मित यदि इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे तत्व जिनका क्या है आखिरी इलेक्ट्रॉन क्या हो, डी कक्षक में प्रवेश करता, क्या कहते हैं, डी कक्षक एलिमेंट कहलाते हैं। तो अंतिम कक्षक, तो हमारे क्या है, अंतिम डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण यदि क्या हो, जो डी ब्लॉक के तत्व हैं जिनके क्या हो, अंतिम डी कक्षक में क्या हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, वो क्या कहलाते हैं, संक्रमण धातु कहलाते हैं। वो क्या कहते हैं, संक्रमण धातु। तो जिनके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, संक्रमण धातु कहलाते हैं। तो नोट में कौन कौन से क्या है, संक्रमण धातु नहीं है डी ब्लॉक में, क्या है नोट में थोड़ा सा लिख सकते हैं कि कौन कौन से क्या है, संक्रमण धातु नहीं है। जिंक, कैडमियम व क्या है Hg, ये क्या है हमारे डी ब्लॉक में जिनके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, संक्रमण धातु होते हैं। लेकिन क्या है, जिंक, कैडमियम और पारा, ये क्या है, संक्रमण धातु नहीं है, संक्रमण धातु नहीं है। ये क्या है, संक्रमण धातु नहीं है। जिंक, कैडमियम और पारा क्या संक्रमण धातु नहीं है, क्योंकि क्या होता है, इनके बाह्य कोश में क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। क्योंकि क्या है, इनके बाह्य कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। डी कक्षक में, डी कक्षक में क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। अयुग्मित, डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसके क्या होते हैं, डी कक्षक में क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, इसलिए क्या होते हैं, संक्रमण धातु कहलाते हैं। इसलिए क्या है, संक्रमण धातु नहीं है। जिनमें क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, डी ब्लॉक में अंतिम कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होते हैं, संक्रमण धातु कहलाते हैं। और क्या होती है, इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या भी क्या कहते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या किसकी होती है, अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या किसकी होती है, मैग्नीज की। अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या किसकी होती है, संख्या किसकी है, मैग्नीज की। अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या मैग्नीज की। और क्या कहते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, ये रंगीन आयन बनाते हैं। और क्या होता है, इनमें अनुचुंबकीय गुण होता है और इनका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं। इनका क्या होता है, अनुचुंबकीय गुण होता है। क्या है इसका, हम चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं। आघूर्ण का एक सूत्र होता है, म्यू बराबर क्या होता है, √n इंटू n प्लस 2। तो म्यू बराबर क्या होता है, √n इंटू n प्लस 2। ये क्या होता है, इसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का। और क्या होता है, इनमें धात्विक बंध क्या होता है, पाए जाते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब इनका उत्प्रेरकी गुण,
तो कह रहा सतह क्षेत्रफल क्या होता है अधिक होगा, जिसके कारण क्या होता है जब क्षेत्रफल क्या होगा अधिक होगा तो क्या होगा इनमें उत्प्रेरकी गुण क्या होगा पाया जाता है। मतलब किसी भी चीज़ के लिए क्या होगा, यदि क्या होगा आपके लिए क्या ज़्यादा क्षेत्रफल है, आपको क्या करना है यहाँ पर जाना है तो क्या होंगे मान लीजिए क्या भंडारा लगा है और यहाँ पर क्या है ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रफल है, ज़्यादा क्षेत्रफल लगेगा तो क्या होगा जल्दी से आप क्या करेंगे खाना खाकर निकल जाएंगे। यदि क्या एक छोटे से क्षेत्र में क्या है भंडारा लगा है और 200 लोग पहुँच गए, इतने छोटे क्षेत्र में क्या 200 लोग पहुँच गए तो क्या होगा जल्दी से खाकर निकल पाएंगे नहीं। तो मतलब क्या जब विस्तृत क्षेत्र होगा तो मतलब क्या होगा सतह का क्षेत्रफल अधिक होगा, क्या होगा उत्प्रेरकी गुण भी क्या होगा अधिक होगा। फिर परिवर्ती अक्षीकरण संख्या के कारण क्या होते हैं इनकी क्या होती है अक्षीकरण संख्या क्या होता है परिवर्ती होती है, मतलब भिन्न भिन्न होती है, इसलिए क्या कहते हैं ये उत्प्रेरकी गुण प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट अब आइए बढ़ते हैं आगे। कह रहा है धात्विक बंध के गाड़ी में क्या होता है धात्विक बंध पाया जाता है। तो धात्विक बंध के कारण क्या होता है इनका गलनांक क्या था उच्च होता है। जैसे क्या हुआ टंगस्टन का सबसे अधिक गलनांक क्या इसका है टंगस्टन का क्या होता है सबसे अधिक गलनांक सबसे अधिक गलनांक सबसे अधिक गलनांक सबसे अधिक गलनांक किसका होता है टंगस्टन का होता है। और क्या होता है धात्विक बंध के कारण क्या होता है इनमें कठोरता होती है और इनकी क्या होती है उच्च कड़न एंथैल्पी यानी कणों को अलग करने में लगी ऊर्जा। कड़न एंथैल्पी का मतलब क्या हुआ कणों को अलग करने में लगी ऊर्जा, कणों को अलग करने में लगी ऊर्जा कणों को अलग करने में लगी ऊर्जा क्या कहलाती है कड़न एंथैल्पी कहलाती है। मतलब कणों को क्या थी कणों को अलग करने में क्या थी बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब कह रहा है आप करके देखो, अब आप करके देखो कि मैग्नीज डबल प्लस आयन है कि नहीं। मैग्नीज डबल प्लस क्या है आयन है, जिंक संक्रमण तत्व नहीं है क्यों। तो जिंक संक्रमण तत्व क्यों नहीं है इसको आपको क्या करना है क्यों नहीं है इसको क्या करना है आपको जिंक संक्रमण तत्व नहीं है क्यों इसको क्या करना है आपको कमेंट में बताना है, कमेंट में बताया गया जिंक संक्रमण तत्व क्यों नहीं है। जो हमारे Mn डबल प्लस आयन है क्या रंगीन है और रंगीन है कि रंगहीन है। तो इसमें क्या होता है हमारा बायकोष में क्या होता है 4s0 और 3d5, इसके बायकोष में इलेक्ट्रॉन 3s0 और 4s0 और 3d5 होता है। तो क्या होता है Mn डबल प्लस का क्या होगा हमारा यही तो होगा। तो डी में कितने होते हैं 5 कक्षक, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या 1 2 3 4 5, तो इसमें क्या है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या Mn डबल प्लस में क्या है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। मैग्नीज का हमारा क्या होता है मैग्नीज का क्या होता है यदि क्या है मैग्नीज का निकालने क्या ये 2 होगा, लेकिन क्या होगा डबल प्लस होकर क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा यहाँ से निकल जाएगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या होगा इसके बायकोष में क्या होते हैं 5 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं डी कक्षक में। जब 5 का इलेक्ट्रॉन है तो क्या ये अयुग्मित है, जब क्या है ये अयुग्मित है तो कैसा आयन बनाएंगे रंगीन बनाएंगे और क्या है अणु चुंबकीय, इनमें क्या होगा चुंबकीय गुण पाया जाएगा अणु चुंबकीय होंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं अस्थायित्व, अस्थायी कब होगा कोई भी क्या होगा परमाणु अस्थायी कब हो जाए उसकी क्या है बाह्य कोश में क्या हो S0 D0 क्या कर ले विन्यास प्राप्त कर ले, इस प्रकार का विन्यास प्राप्त कर लेगा तब क्या कहेंगे वह अस्थायी है। या तो S0 D5 विन्यास प्राप्त कर ले तभी क्या कहेंगे हम उसे कहेंगे क्या वह अस्थायी है। और यदि क्या हो S0 और D10 मतलब डी में क्या हो डी ब्लॉक में क्या हो या तो एक भी ना हो, S ब्लॉक में क्या होना चाहिए 0 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और डी ब्लॉक क्या हो डी ब्लॉक में एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो, या डी ब्लॉक में क्या हो 5 इलेक्ट्रॉन हो, या डी ब्लॉक में क्या हो 10 इलेक्ट्रॉन हो, तब हम कहेंगे कि क्या है यह तत्व तो क्या है अस्थायी है कि उसका विन्यास क्या है अस्थायी है। लेकिन क्रोमियम के केस में क्रोमियम आयन जो हमारा क्या होता है क्रोमियम आयन होता है उसका विन्यास क्या होता है D3 विन्यास के कारण भी क्या होता है अस्थायी होता है। जो हमारा क्रोमियम आयन है D3 विन्यास के कारण क्या होता है अस्थायी होता है। ये क्या हमारा नोट में ध्यान रखिएगा कि पूछ दे क्या D3 विन्यास दे दिया क्या क्रोमियम अस्थायी है कि नहीं, तो कहेंगे क्या वहाँ पर क्रोमियम अस्थायी है। नेक्स्ट
अब Mn डबल प्लस, तो हमारा क्वेश्चन है कि Mn डबल प्लस अस्थाई है या अस्थाई है। तो आइए उसका उत्तर जानते हैं सॉल्यूशन के माध्यम से। तो हमारा मैग्नीज का हमारा क्या है, परमाणु क्रमांक क्या है 25 है। तो इसका लिखेंगे 1s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5। तो हमारा क्या रहा है Mn डबल प्लस, तो हमारा क्या होता है बाय कोस इलेक्ट्रॉन, मतलब चौथा क्या है, चौथा नंबर तो बाय कोस है, तो इससे क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा Mn डबल प्लस या 2 प्लस लिख सकते हैं Mn डबल प्लस। तो हमारा क्या होगा, ये तो यहाँ तक क्या होगा, यहाँ तक सेम होगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा 4s0 और 3d5। तो क्या इसमें क्या 4s0 3d5 क्या पा गया, तो क्या होगा इसके लिए क्या हमने अस्थायी के लिए क्या चाहिए, या 0 हो s0 d5 हो, तो क्या होगा अस्थाई। तो हम कहेंगे क्या यह हमारा कैसा विन्यास है, अस्थाई आयन है। ये हमारा क्या अस्थाई आयन है, अस्थाई आयन, ये हमारा क्या है अस्थाई आयन है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो कह रहा है अपचायक, अपचायक कम कहेंगे जब इलेक्ट्रॉन क्या हो, इलेक्ट्रॉन निकालने पर क्या हो अस्थाई विन्यास प्राप्त कर ले। जब इलेक्ट्रॉन निकालने पर क्या होगा अस्थाई विन्यास, इलेक्ट्रॉन निकालने पर कैसा विन्यास प्राप्त करना चाहिए, इलेक्ट्रॉन निकाल कर क्या बना ले D0 बना ले या D5 बना ले या D10 बना ले। इलेक्ट्रॉन निकाल कर क्या बना ले D0 D5 D10 बना ले, तो उसे कहेंगे क्या, हम कहेंगे कि अपचायक है। और यदि क्या करें इलेक्ट्रॉन लेकर, इलेक्ट्रॉन को क्या करें लेकर, इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या बना ले D0 बना ले D5 बना ले और D10 बना ले, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, तो उसे हम क्या कहेंगे आक्सीकारक कहते हैं। तो एक क्वेश्चन आइए देखते हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन बन गया कि Fe डबल प्लस अपचायक है या आक्सीकारक है। तो अपचायक का मतलब क्या होता है रिड्यूसिंग, आक्सीकारक का मतलब क्या ऑक्सीडाइजिंग। तो हमारा अपचायक क्या है रिड्यूसिंग। तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो हमारा क्या Fe हमारा जो आयरन है इसका परमाणु क्रमांक क्या है 26 है। तो 26 है, तो हमारे बायकोस में क्या होगा 4s2 3d6, क्या 25 का क्या था 5 था, तो हमारा क्या 26 का 6 हो जाएगा। यदि Fe डबल प्लस निकाल Fe डबल प्लस तो क्या होगा, तो Fe डबल प्लस क्या किया 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया दे दिया। जब 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो क्या करता है धनावेशित हो जाता है। तो क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया था, हमारा क्या आ गया 4s0 और 3d6। तो ये क्या करेगा अस्थाई विन्यास प्राप्त करने के लिए हमारा क्या करेगा D6 क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा निकालेगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा निकलता है। जब इसे क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है निकलता है। जब इससे क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा निकलेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन इससे क्या होगा निकलेगा तो हमें क्या कर लेगा D5 प्राप्त कर लेगा, यानी क्या होगा अस्थाई विन्यास प्राप्त कर लेगा। D5 क्या होगा अस्थाई विन्यास प्राप्त कर लेगा। तो हमारा क्या है अपचायक है कि आक्सीकारक, मतलब क्या इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा निकाल कर क्या बना अस्थाई हो जा रहा है, तब हम उसे क्या कहेंगे इलेक्ट्रॉन निकाल कर, इलेक्ट्रॉन क्या करें निकालने पर, तो हमारा क्या हो जाएगा अपचायक हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि Fe डबल प्लस का विन्यास Fe डबल प्लस का विन्यास D6 है, जो क्या करेगा D5 अस्थाई विन्यास करने के लिए D5 अस्थाई विन्यास करने के लिए D5 अस्थाई विन्यास करने के लिए इलेक्ट्रॉन निकालता है। क्या करेगा इलेक्ट्रॉन निकालता है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा निकालेगा, इलेक्ट्रॉन निकालता है।
अतः यह अपचायक होता है। अतः यह क्या होता है? अपचायक होता है। अतः यह क्या होता है? अपचायक होता है। अतः यह क्या होगा? अपचायक होगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। और अस्थाई के लिए क्या होता है हमारा? D0, D5 या D10, ये क्या है? अस्थाई विन्यास है। ये हमारा क्या है? अस्थाई विन्यास है। तो अस्थाई विन्यास क्या है? ये होते हैं, अभी हमने पढ़ा है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब हमारा कह रहा है डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के तत्व क्या अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। अंतराकाशी यौगिक क्यों बनाते हैं? मतलब क्या है? ये धातु क्या है? ये धातु आयन है जो हमारे क्या है? ये परमाणु है। इन परमाणु के बीच क्या होता है? एक जो क्या होता है? खाली जगह होता है। इसमें क्या आगे छोटे छोटे परमाणु क्या होते हैं? इस खाली स्थान में क्या होते हैं? आ जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अंतराकाशी यौगिक कहते हैं। कर डी ब्लॉक धातु। डी ब्लॉक की जो क्या है? धातु जालक में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। ये क्या है? जालक है। इनमें क्या रिक्त स्थान में क्या होंगे? छोटे छोटे परमाणु क्या कहते हैं? प्रवेश कर जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? अंतराकाशी यौगिक क्या कहते हैं? बनाते हैं। तो लिख सकते हैं कि डी ब्लॉक की धातु, डी ब्लॉक की धातु जालक के रिक्त स्थान में, जालक के रिक्त स्थान में छोटे छोटे परमाणु प्रवेश करके, छोटे छोटे परमाणु प्रवेश करके छोटे छोटे परमाणु प्रवेश करके अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। यौगिक बनाते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं? परमाणु प्रवेश करके क्या कहते हैं? अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। अब मिश्र धातु मतलब क्या? दो या दो से अधिक परमाणु को मिलाकर जो क्या समांगी विलयन प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? हम मिश्र धातु कहते हैं। तो आपको बताना है कि जो हमारा पीतल है, पीतल, तो पीतल किन किन मिश्र धातु से मिलकर क्या होता है? बना होता है। ये आपके लिए क्या है? होमवर्क है। इसको कमेंट में जरूर बताइएगा, कमेंट में। पीतल किन किन मिश्र धातु से क्या होता है? मिलकर बना होता है। तो पीतल किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? तो मिश्र धातु क्या कहते हैं? जो डी ब्लॉक के तत्व क्या है? मिश्र धातु बनाते हैं। लिख सकते हैं दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर, दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर समांगी विलयन को बने समांगी विलयन को या समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। समांगी विलयन को मिश्र धातु कहते हैं। समांगी विलयन को मिश्र धातु कहते हैं। समांगी विलयन को क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब कह रहे हैं कि आप करके देखो। अब आप भी तो कुछ करके देखो। तो हमारा क्या Fe डबल प्लस अस्थाई है या अस्थाई? अस्थाई। जो हमारे Fe डबल प्लस है अस्थाई है या अस्थाई? तो हमने Fe डबल प्लस का जो क्या था हमारे, क्या हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा था? हमने देखा था 4s0 और 3d6। तो ये हमारा क्या अस्थाई विन्यास है? D6 है। तो ये हमारा क्या है? अस्थाई है। अस्थाई है। अब फिर करा Cr डबल प्लस अपचायक है या आक्सीकारक? तो अपचायक होगा या आक्सीकारक? हमारा क्या Cr डबल प्लस। तो हमारा क्या क्रोमियम,
तो हमारा Cr++ है, क्रोमियम का हमारा क्या होता है 24 होता है, तो हमारा हो जाएगा, इससे क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, जब क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो हमारा क्या बनेगा 4s0 और 3d4, तो 4s0 और क्या बनाएगा हमारा, एक बनाएगा क्या 3d4, 4s0 और 3d4 बनाएगा। तो 4 क्या करेगा, एक यहाँ पर क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना निकालना पड़ेगा, क्या D3 इसका क्या होता है अस्थायी विन्यास, क्या है D3 है, इसका अस्थायी विन्यास क्या है D3 है, ये नहीं कि D5 पे पहुँच जाए। तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालता है तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है निकालता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है निकालता है। जब एक इलेक्ट्रॉन क्या करे निकालता है या निकालना है, ये क्या करेंगे यहाँ पर, एक क्या करेंगे एक इलेक्ट्रॉन क्या करना निकालना है, यहाँ पर क्या करना एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या होगा अस्थायी विन्यास प्राप्त करेगा, मतलब क्या जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या होगा हमारा हो जाएगा अपचायक, तो हमारा क्या है अपचायक। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। अब KMnO4 को पाइरुलुसाइड से बनाया जाता है, जो हमारा क्या पोटेशियम परमैंगनेट को बनाने की विधि, जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट है इसको बनाने की विधि के बारे में जानते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए क्या बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो हमारा पाइरुलुसाइड होता है, जो हमारा पाइरुलुसाइड होता है, इसका हमारा फार्मूला होता है MnO2। MnO2 को क्या कहते हैं पाइरोल्यूसाइड कहते हैं। तो जो MnO2 से हमको क्या करना है KMnO4 को बनाते हैं, तो हम क्या कहते हैं KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट को बनाने की विधि। इसमें क्या होता है 2 पद लगता है। आपको क्या पूछेगा पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि को क्या कीजिए रासायनिक समीकरण लिखिए। तो हम क्या लिखेंगे पहले कि KMnO4 को पाइरुलुसाइड से क्या कहता है ल्यूसाइड से क्या कहता है बनाया जाता है। यह क्रिया क्या होती है 2 पदों में क्या होती है पूर्ण होती है। पहले पाइरुलुसाइड को क्या करेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेंगे अभिक्रिया कराएंगे, तो हमारा K2MnO4 प्राप्त होगा। तो K2MnO4 प्राप्त हो जाएगा। जब K2MnO4 प्राप्त हो जाएगा तो उसको और क्या होगा जल प्राप्त होगा। अब K2MnO4 को क्या करेंगे हम क्लोरीन गैस या H2SO4 के साथ क्या करेंगे अभिक्रिया कराएंगे, तो हमें क्या होगा पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा पोटेशियम परमैंगनेट, ये हमारा क्या K2MnO4 यानी क्या पोटेशियम मैग्नेट है हमारा क्या पोटेशियम मैग्नेट क्या है पोटेशियम मैग्नेट है हमारा मैग्नेट। पोटेशियम मैग्नेट को क्या कहते हैं क्लोरीन H2SO4 से क्या करेंगे क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या होगा पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम क्लोराइड क्या होगा प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा जो यह क्या MnO4 क्या है हमारा 2- यह क्या होता है हरे रंग का होता है। किस रंग का होता है हरे रंग का। जो हमारा क्या है MnO4 2- क्या है हमारा हरा, और हमारा जो क्या है MnO4- इसकी एक्सिकल संख्या क्या होती है +6 होता है, और इसका हमारा क्या होता है +7 Mn का इसमें। तो हमारा क्या है ये जो हमारा क्या होता है किस कलर का होता है, ये हमारा आपका हो जाएगा ये हमारा किस कलर का होता है बैगनी रंग का। जो हमारा ये हमारा क्या है बैगनी रंग का होता है। तो हमारा क्या ये हमारा मैग्नेट है मैग्नेट आयन, और ये हमारा क्या है MnO4- क्या है हमारा परमैंगनेट आयन परमैंगनेट। तो MnO4 MnO4-, तो हमारा क्या है ये मैग्नेट आयन है, ये हमारा क्या है परमैंगनेट आयन है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगी। तो आइए बढ़ते हैं आगे, कुछ और देखते हैं। अब KMnO4 के रासायनिक गुण के बारे में। तो KMnO4 के हम रासायनिक गुण के बारे में अभी जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि K2Cr2O7 यानी पोटेशियम क्रोमेट कैसे बनाएंगे। तो हमारा क्या पोटेशियम डाइक्रोमेट पोटेशियम क्रोमेट का है, पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे बनाएंगे K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट
मतलब क्या Cr2 है तो क्या होगा डाइक्रोमेट। इसको बनाने के लिए इसमें क्या होते हैं 3 पद लगते हैं। इसमें क्या होंगे पद, कितने हैं 3 पदों में क्या होता है यह अभिक्रिया पूर्ण होती है। तो सबसे पहले क्या कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे क्रोम आयरन से क्या कहते हैं अभिक्रिया कराते हैं। तो हमारा FeCr2O4 हमारा क्या क्रोम आयरन को क्या करेंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेंगे अभिक्रिया कराएंगे। तो हमारा क्या Na2CrO4 Fe2O3 और CO2 क्या होगा हमें प्राप्त होगा। अब Na2CrO4 की अभिक्रिया हम क्या करेंगे H2SO4 से कराएंगे तो हमें क्या होगा Na2Cr2O7 यानी सोडियम डाइक्रोमेट क्या होगा हमें सोडियम डाइक्रोमेट होगा। सोडियम क्रोमेट की अभिक्रिया करेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे तो क्या होगा सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त होगा और Na2 सोडियम सल्फेट और जल क्या होगा हमें प्राप्त हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो हमारा क्या है पोटेशियम क्या करता है सोडियम से क्या करेगा अदला बदली कर लेता है। पोटेशियम क्या करेगा सोडियम से क्या करेगा अदला बदली करके हमारा क्या पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाता है। तो ये हमारा क्या सोडियम डाइक्रोमेट, ये हमारा क्या सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट डाइक्रोमेट यहाँ पर क्या सोडियम डाइक्रोमेट है। तो क्या करेगा और हमारा क्या ये सोडियम क्रोमेट है, ये हमारा क्या सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट ये हमारा क्या Na2CrO4 क्या हमारा सोडियम क्रोमेट। तो हमारा क्या क्रोम आयरन सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या आता है सोडियम क्रोमेट बनाता है और Fe2O3 और प्लस CO2 बनाता है। उसके बाद क्या क्या जो सोडियम क्रोमेट है सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके क्या करेगा सोडियम डाइक्रोमेट क्या करता है बनाता है, सोडियम डाइक्रोमेट बनाता है। सोडियम डाइक्रोमेट को क्या रहे हैं पोटेशियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होगा हमें प्राप्त हो जाएगा जो बनाना है। तो हमारा यहाँ पर जो होता है CrO4 डबल माइनस ये हमारा क्या है किस में परिवर्तित होता है Cr2O7 डबल माइनस में। Cr O4 डबल माइनस क्या होता है Cr2O4 डबल माइनस में क्या होता है Cr2O4 क्या होता है डबल माइनस में ये क्या होगा 7 में कन्वर्ट होगा। तो हमारा क्या होता है ये Cr2O तो क्या है यहाँ पर देखिए क्या CrO4 किस में बन रहा है Cr2O7 में, Cr2O7 डबल माइनस में क्या हो रहा है कन्वर्ट हो रहा है, डबल माइनस यहाँ भी डबल माइनस में क्या कन्वर्ट हो जा रहा है किसकी H प्लस की उपस्थिति के कारण। और ये हमारा क्या है क्रोमेट आयन है, ये हमारा क्या है क्रोमेट आयन यदि क्या करेंगे ये हमारा क्या डाइक्रोमेट आयन यदि क्या करता है हम डाइक्रोमेट को क्या करें क्रोमेट में बदलना है तो क्या करेंगे हम OH माइनस से क्या करेंगे अभिक्रिया कराएंगे और H प्लस से अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या होगा क्रोमेट आयन क्या होगा प्राप्त हो जाएगा। तो हमें क्या होगा क्रोमेट आयन क्या होगा प्राप्त हो जाएगा। तो H प्लस से क्रिया कराएंगे क्या होगा डाइक्रोमेट और OH माइनस से क्या करेंगे क्रिया कराएंगे डाइक्रोमेट को क्या करेंगे तो हमारा क्रोमेट आयन प्राप्त हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब इसके रासायनिक गुण से पहले हम जान लेते हैं कौन किस में यदि क्या हो जहाँ पर आपको ऑक्सीकारक MnO4 में किसका ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीकारक इसको यदि आप क्या करते हैं याद कर लेते हैं तो आपको अभिक्रिया क्या होंगे तुरंत आप लिख देंगे। MnO4 माइनस है Fe डबल प्लस है I माइनस है S डबल माइनस है फिर SO2 है। तो किस में कौन परिवर्तित होगा SO डबल क्या हमारा SO2 हमारा S2 माइनस है, एक सेकेंड
हमारा क्या है, यस डबल माइनस है, यस डबल माइनस है, SO2 है, C2O4 है, C2O4 दो माइनस है, फिर Cr2O7 Cr2O7 डबल माइनस है, फिर H प्लस है। तो ये सब किस में परिवर्तित होंगे, इसके क्या MnO4 माइनस है तो हमारा क्या होगा, सीधे Mn डबल प्लस लिख देंगे, वहाँ लिख देंगे क्या, ऑक्सीकरण होगा तो क्या होगा Mn डबल प्लस लिख देंगे। इसके क्या Fe डबल प्लस है तो हम ये क्या होगा, इसका ऑक्सीकरण होगा तो क्या होगा, ऑक्सीकरण क्या Fe3 प्लस, Fe3 प्लस हो जाएगा। और I है तो I माइनस है, यहाँ पर I माइनस है तो हमारा क्या होगा, I माइनस किस में परिवर्तित हो जाएगा, I माइनस हमारा किस में हो जाएगा, I2 में हो जाएगा। I माइनस हमारा किस में परिवर्तित हो जाएगा, I माइनस I2 में क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। यस डबल माइनस किस में होगा, यस यानी कि सल्फर में। और SO2 किस में हो जाएगा, SO4 डबल माइनस, SO4 दो माइनस यानी सल्फेट में, और C2O4 डबल माइनस किस में हो जाएगा, CO2 में, और Cr2O7 डबल माइनस क्या होगा, Cr ट्रिपल प्लस में, Cr3 प्लस में, और H प्लस किस में हो जाएगा, H2O में। अब इन अभिक्रियाओं का इसका यूज हम करके यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हम आपको क्या करेंगे, रासायनिक गुण चुटकियों में याद करा देते हैं। तो MnO4 यहाँ पर क्या होगा, MnO4 क्या है, माइनस है, MnO4 क्या है, यहाँ पर माइनस है। जब MnO4 माइनस है तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा Mn क्या होगा, डबल प्लस, और क्या Fe डबल प्लस है तो क्या हो जाएगा हमारा Fe3 प्लस, ये क्या है डबल प्लस का फेरस, और Fe3 प्लस क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा फेरिक, फिर प्लस क्या होगा, H प्लस किस में हो जाएगा, H2O में। अब फिर MnO4 माइनस है तो क्या हो जाएगा हमारा Mn डबल प्लस, फिर I माइनस किस में हो जाएगा, I2, फिर H प्लस किस में हो जाएगा, H2O में। MnO4 है तो क्या होगा Mn डबल प्लस, और C2O4 डबल माइनस है तो क्या हो जाएगा हमारा CO2 में, और H प्लस किस में हो जाएगा, H2O में। तो MnO4 का क्या रासायनिक गुण है ये सब, तो क्या MnO4 माइनस क्या होगा Mn डबल प्लस में, Mn डबल प्लस, और SO2 है तो क्या होगा SO4 डबल माइनस में, और क्या होगा H प्लस किस में हो जाएगा, H2O में परिवर्तित हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है आपको ये सारी अभिक्रिया क्या होंगी, देखते ही आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्या करेंगे, रासायनिक गुण के बारे में चर्चा करेंगे। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट के रासायनिक गुण, तो यहाँ पर क्या Cr2O7 डबल माइनस है तो हमारा क्या था, Cr ट्रिपल प्लस में हो जाएगा, Cr3 प्लस में हो जाएगा, और Fe डबल प्लस क्या होगा, Fe3 प्लस में, और H प्लस किस में हो जाएगा, H2O में। Cr2O7 क्या होगा, Cr3 प्लस, यस माइनस किस में हो जाएगा, हमारा यस में हो जाएगा, और H प्लस किस में हो जाएगा, H2O में। और Cr2O7 क्या होगा, डबल माइनस किस में हो जाएगा, Cr ट्रिपल प्लस में, Cr3 प्लस में, और I माइनस किस में हो जाएगा, I2 में, और H प्लस क्या हो जाएगा, H2O में। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे, कुछ और देखते हैं शानदार तरीके से। अब लेंथेनाइड और एक्टेनाइड, जो हमारे क्या है लेंथेनाइड और एक्टेनाइड के बारे में क्या देखते हैं। लेंथेनाइड श्रेणी, इसको क्या कहते हैं हम, 4F श्रेणी। ये हमारा क्या 4F श्रेणी, और हमारा एक्टिनाइड है ये हमारा क्या है 5F श्रेणी। तो इनमें अंतर आपके एग्जाम में अंतर पूछ देता है। तो जो हमारा लेंथेनाइड श्रेणी है इसमें क्या होता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F कक्षक में क्या करता है, प्रवेश करता है। इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या कहता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F कक्षक में क्या करता है, प्रवेश करता है। तो लिख सकते हैं अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F कक्षकों में प्रवेश करता है।
अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या करता है, 4f कक्षकों में प्रवेश करता है। तो इसमें हो जाएगा अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f कक्षकों में प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन 5f कक्षकों में प्रवेश करता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होता है, 5f कक्षकों में क्या करता है, प्रवेश करता है। अब दूसरा हमारा कि केवल प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव है। जो हमारा 4f श्रेणी में क्या है, केवल pm यानी प्रोमीथियम केवल क्या है, प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव तत्व है। और इसमें क्या है, सभी तत्व क्या है, रेडियो एक्टिव हैं। सभी तत्व रेडियो एक्टिव हैं। 5f में क्या है, सभी तत्व क्या है, रेडियो एक्टिव हैं। रेडियो एक्टिव है। सभी तत्व क्या है, रेडियो क्या है, एक्टिव है। फिर हमारा तीसरा पॉइंट कह रहा है ए क्रियाशील धातु हैं। जो हमारे 4f श्रेणी है ये क्या है, क्रियाशील धातु हैं। ए क्रियाशील धातुएं हैं। ए क्रियाशील धातुएं हैं। ये क्या है, क्रियाशील धातुएं हैं। फिर क्या, ये अत्यधिक क्रियाशील। जो हमारा 5f क्या, अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं। अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं। अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं। तो क्या है, कम क्रियाशील होती हैं लैंथेनाइड, लेकिन क्या होते हैं, जो एक्टिनाइड होती है क्या होती है, अत्यधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं। और हमारा चौथा और लास्ट पॉइंट है कि ये +3 सामान्य ऑक्सीकरण संख्या दिखाते हैं। ये सामान्य रूप से क्या कहते हैं, +3 ऑक्सीकरण संख्या। ये +3 सामान्य ऑक्सीकरण संख्या दिखाते हैं। और ये हमारा ये क्या है, +3 सामान्य ऑक्सीकरण संख्या। ये भी क्या कहते हैं, वही चीज़ दिखाते हैं। ये भी क्या है, सामान्य में क्या कहें, +3 ऑक्सीकरण संख्या दिखाते हैं। ये भी क्या है, सामान्य क्या है, +3 ऑक्सीकरण संख्या, दोनों क्या कहते हैं, दिखाते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब जानते हैं लैंथेनाइड संकुचन के बारे में। तो हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। तो हमारा लैंथेनाइड संकुचन, जो हमारा लैंथेनाइड श्रेणी किससे शुरू होता है, लैंथेनम यानी क्या है 57 से लेकर हमारा क्या है, ल्यूटेशियम 71 तक। तो लैंथेनम 57 से लेकर ल्यूटेशियम 71 तक क्या है, ये लैंथेनाइड श्रेणी होती है। तो लैंथेनाइड संकुचन का मतलब क्या होता है, लैंथेनाइड में इसमें क्या है, यदि क्या कहते हैं हम बाएं से दाएं जाते हैं, लैंथेनाइड श्रेणी में क्या कहते हैं, यदि हम बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु या आयनिक त्रिज्या क्या होती है, धीरे धीरे घटती है, जिसे क्या कहते हैं हम लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। यह किस कारण होती है, इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या होता है 4f कक्षक में क्या कहते हैं प्रवेश करते हैं, और क्या होता है इसमें परिरक्षण प्रभाव के कारण क्या होता है परमाणु का आकार क्या होता है धीरे धीरे कम होता है, इसलिए क्या होता है इसे लैंथेनाइड संकुचन होता है। तो लिख सकते हैं लैंथेनाइड में बाएं से दाएं जाने पर लैंथेनाइड में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु या आयनिक त्रिज्या धीरे धीरे घटती है।
धीरे धीरे क्या होती है, घटती है। परमाणु की या आयनिक त्रिज्या क्या होती है, धीरे धीरे घटती है, जिसे लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं, जिसे लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं, जिसे लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं, संकुचन कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। इसका कारण क्या है, तो आइए इसका कारण जानते हैं। कर अंतिम इलेक्ट्रॉन, जो हमारे क्या अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में प्रवेश करते हैं, 4f कक्षक में प्रवेश करते हैं, 4f कक्षक में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करते हैं, 4f कक्षक में प्रवेश करते हैं। वह परिरक्षण प्रभाव बनाते हैं, वह परिरक्षण प्रभाव बनाते हैं। क्या कहते हैं, परिरक्षण प्रभाव बनाते हैं, जिस कारण से क्या होता है, जिस कारण से क्या होता है, परमाणु आकार धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है। जिस कारण परमाणु आकार धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है। परमाणु आकार क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है, धीरे धीरे कम होता है, धीरे धीरे क्या होता है, परमाणु आकार क्या होता है, धीरे धीरे घटता या कम होता है। तो नोट में हम लिख सकते हैं एक छोटा सा नोट। तो नोट में लिख सकते हैं कि 40 जर्कोनियम व 72 हाफनियम व 72 हाफनियम, 40 जर्कोनियम और 72 हाफनियम लैंथेनाइड संकुचन के कारण, लैंथेनाइड संकुचन के कारण लगभग आकार में क्या होते हैं, समान होते हैं। कारण लगभग आकार में क्या होते हैं, आकार में क्या होते हैं, समान होते हैं। लगभग क्या आकार में क्या समान है, जिससे इनके गुण समान होते हैं। आकार समान है जिससे इनके गुण क्या हैं, समान है, जिससे इनके गुण क्या हैं, समान है। तो जेडार का मतलब क्या होगा, जिरकोनियम। जेडार मतलब क्या, जिरकोनियम। और HF हमारा क्या है, हाफनियम। HF का नाम क्या है, हाफनियम। तो क्या होगा, हमारा जिरकोनियम हो गया, ये हमारा क्या हो गया, हाफनियम। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो हमारा यहीं पर हो जाएगा क्या, इस चैप्टर का द एंड। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, 15 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। कौन कौन सा चैप्टर आप पढ़ेंगे, मान लीजिए क्या आप जैव अणु पढ़ लिए, जैव अणु एक चैप्टर, फिर पहला और दूसरा क्या होगा, डी व एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी व एफ ब्लॉक तत्व, डी और एफ ब्लॉक तत्व पढ़ लेते हैं। और एक चैप्टर और क्या है हमारा, उपसह संयोजक यौगिक, उपसह संयोजक यौगिक। ये तीन चैप्टर पढ़कर आप क्या करेंगे, 15 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो हम 3 चैप्टर करें, ये ये क्या है हमारे, इन 2 चैप्टर से आपको क्या मिलेगा, 15 नंबर। तो हम क्या है आपको 2 चैप्टर पढ़ा चुके हैं, जैव अणु कंप्लीट हो चुका है, उसको आप प्लेलिस्ट में विजिट कर देख लीजिएगा। और डी और एफ ब्लॉक तत्व का भी क्या किया हमने, आज द एंड कर दिया। तो इन दोनों चैप्टर से क्या आपको 15 नंबर मिल जाएगा।
आपको पासिंग के लिए क्या करना है, एक चैप्टर और पढ़ लीजिए, क्या आ जाएगी, आप 20-22 नंबर क्या होगा, आसानी से पा सकते हैं। लेकिन क्या करेंगे, यदि आप 10 4 5 6 7 8 9 ये 10 चैप्टर आप पढ़ लेते हैं, इन 10 चैप्टर को आप क्या करेंगे, यदि पढ़ लेते हैं तो आपको क्या है 65+ गारंटी हमारी है। कैसे, सिर्फ को क्या करना है, आपको इस सीरीज को देख लेना है, क्रैश कोर्स को, उसके बाद क्या हमारा रिवीजन सीरीज चलेगा, उस सीरीज को क्या करेंगे, देख लेते हैं, तो आपको 100% गारंटी देते हैं कि आपको क्या होंगे 65+ मिलेंगे। यदि आप इस सीरीज को देखते हैं, सिर्फ इस टारगेट कोर्स को हम देखेंगे, क्रैश कोर्स को आप देखेंगे तो क्या होगा, आपको 50 नंबर तो 100% गारंटी है। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और तो देखिए थैंक यू तो बोल रहा है आपको। तो अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।